रेस्पिरेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजियोलॉजी में वेंटिलेशन मैकेनिज्म, उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटी, फिर हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ डेड स्पेस डिस्कस किया। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एंड CO2 transportation. So whether it is oxygen or CO2, both are transported via blood. दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ब्लड का। ब्लड को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और पहले भी कहा है कि our respiratory system is completely depending upon the circulatory system as far as the transportation of gases is concerned. तो पहले CO2 ट्रांसपोर्टेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन, और हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट विद इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन ही रिस्पांसिबल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और हीमोग्लोबिन मौजूद होता है आरबीसी। ब्लड में हम लोग डिस्कस भी करते हैं। आयरन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन। परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन is 0.34, यानी 0.34% iron is present in hemoglobin. hemoglobin का जो टोटल अमाउंट है उसका 0.34% iron, and the total amount of iron by weight is 3 gram. ये तो परसेंट है 0.34%, और अगर हम लोग टोटल वजन में आयरन का जो ब्लड में मौजूद है तो इट इज 3 ग्राम। अब एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की जब हम लोग बात करते हैं, वन कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इट इज मेड अप ऑफ 4 स्मॉल और यूनिटरी मॉलिक्यूल्स। जैसे एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन है तो इसमें 4 छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको यूनिटरी मॉलिक्यूल्स कहते हैं, and each unitary molecule has 1 atom of iron and 2 atoms of sulfur. तो अगर चारों को जोड़ दें तो 4 एटम ऑफ आयरन एंड 3 एटम्स ऑफ सल्फर। तो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का इट कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयरन, एटम्स ऑफ सल्फर, और एक यूनिटरी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17,000। कितना होता है 17,000। अगर 4 का देखें तो इट विल बी 68,000, and 68,000 is actually the renal filtration threshold. आगे जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो देखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कोर है, वॉर्मेस कैप्सूल रेनल वॉल्व, उसमें से वही सब्सटेंस पास कर सकता है, यानी वही सब्सटेंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 68,000 से कम, और 68,000 मॉलिक्यूलर वेट है हीमोग्लोबिन। नाउ 1 atom of iron associates with 1 molecule of oxygen. तो इसलिए अगर हम लोग कंप्लीट सैचुरेशन की बात करें तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अटैच होते हैं। अब ये जो एसोसिएशन है, association of oxygen with hemoglobin is the process called oxygenation. hemoglobin जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे आयरन फेरस स्टेट में रहता है।
अगर हम लोग कहें कि ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन विल लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन एंड इट विल चेंज इनटू फेरिक स्टेट, और जब आयरन फेरिक स्टेट में आ गया तो हीमोग्लोबिन टॉक्सिक हो जाता है, and this toxic hemoglobin is called methemoglobin. टॉक्सिक हीमोग्लोबिन को कहते हैं मीथीमोग्लोबिन। अगर किसी पर्सन के ब्लड में मीथीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने लगे तो पर्सन विल नॉट सर्व। तो हम लोग समझते हैं कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का है, वो सीधे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़ गया लंग्स में या टिश्यू में गया तो 4 मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं है। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन का 2 फिजियोलॉजिकल स्टेट है। देयर आर 2 फिजियोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एक तो कहेंगे रिलैक्स्ड, शॉर्ट में आर स्टेट, रिलैक्स्ड के लिए कैपिटल आर लिखते हैं, और दूसरा टेंस के लिए लिखते हैं कैपिटल टी। तो रिलैक्स्ड मींस आर and tense means capital T are the 2 physiological states of hemoglobin. अब हम लोग देखें यहाँ पे सर क्या आवाज नहीं क्लियर आ रहा यार। कैसे ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है लंग्स में। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एल्वेओलाई के चारों तरफ कैपिलरी है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, उसी से CO2 आता है एल्वेओलाई में, एल्वेओलाई से ऑक्सीजन आता है लंग्स, तो ऑक्सीजनेशन होता है। तो ऑक्सीजनेशन आकर से लंग्स, अब देखिए लंग्स में एल्वेओलाई में 1 molecule of hemoglobin Hb4 first combines with 1 molecule of oxygen forms Hb4O2, ये बन गया Hb4O2। और जैसे ही ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पहला एटम आयरन से अटैच होगा, हीमोग्लोबिन में 4 एटम आयरन, जैसे एक एटम आयरन पहला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से अटैच होगा, हीमोग्लोबिन विल enter into R state, ये चेंज कर जाएगा इसमें R state, ये हो गया अब यानी रिलैक्स। अब रिलैक्स स्टेट में आने का मतलब है कि दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आसानी से अटैच होगा दूसरे एटम आयरन से। तो अब Hb4O2 प्लस O2, ये दूसरा एटम अटैच हो गया आयरन का, तो बन गया Hb4O2 ट्वाइस। तो और रिलैक्स तो अब ये तीसरा एटम आयरन वो और मदद करेगा आसानी से अटैच होने में विद द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखें Hb4O2 ट्वाइस प्लस O2 तो बन जाएगा Hb4O2 ट्राइस। तो अब ये फाइनली मदद करेगा in the attachment of the 4th molecule of oxygen with the 4th atom of iron. A 4th atom iron which will easily attach with 4th molecule of oxygen. अब देखिए ये हो गया Hb4 ट्राइस प्लस O2 बन गया Hb4 और इसके साथ हीमोग्लोबिन becomes completely relaxed, यानी अब हीमोग्लोबिन पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो सीधी सी बात है कि जब हीमोग्लोबिन पहले मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा तो अब ये रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाएगा, यानी ऑक्सीजनेशन शुरू हो गया। ये मदद करेगा अब दूसरे एटम आयरन को दूसरे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जोड़ने और रिलैक्स हो गया। तीसरा मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन अटैच होगा तो और ज्यादा
और फाइनली जब चौथा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा हीमोग्लोबिन से एक फोर्थ एटम आयरन से, तो हीमोग्लोबिन विल बिकम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। दूसरे शब्दों में कहें तो इट बिकम्स कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड। यह पूरा ऑक्सीजनेटेड, इसमें 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अटैच हो और इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। This compound is known as oxyhemoglobin, which is highly acidic compound, oxyhemoglobin. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजनेटेड कब होगा हीमोग्लोबिन का, इसमें तो और जब ये पूरा ऑक्सीजनेटेड है तो इसको कंप्लीट रिलैक्स स्टेट, क्वेश्चन घुमा के पूछे कि रिलैक्स स्टेट हीमोग्लोबिन का इज प्रेजेंट इन, तो हम लोग कहेंगे इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड व्हिच इज पासिंग आउट ऑफ द लंग्स, तो लंग से बाहर यानी ऑक्सीजनेटेड। तो ये हो गया रिलैक्स स्टेट, आर स्टेट। और ठीक इसका उल्टा, जब ये टिश्यू में पहुंचे, टिश्यू या ऑर्गन में पहुंचे, तो पहले एक एटम आयरन पहला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन को रिलीज करेगा अब ये टी स्टेट, अब ये इंटर कर जाएगा टी स्टेट, डेंस स्टेट, तो और आसानी होगी, सेकंड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को डिटैच होने में और आसान होगा, तो तीसरा मॉलिक्यूल और आसानी से रिलीज होगा और एक एक करके फाइनली चौथा मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। जब चारों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को छोड़कर, जब चारों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को छोड़कर अलग हो गया तो हीमोग्लोबिन बिकेम कंप्लीटली टेंस। अब हीमोग्लोबिन कंप्लीटली क्या होगा, टेंस हो जाएगा पूरी तरह से, इट विल बिकम कंप्लीटली टेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट टेंस स्टेट कहाँ मिलेगा, तो इट विल बी इन द टिश्यू या ऑर्गन में मिलेगा, और कंप्लीट रिलैक्स स्टेट पूछेगा तो ये मिलेगा लंग्स में। सिंपल बात, अगर ब्लड पूरा ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये रिलैक्स स्टेट में हीमोग्लोबिन, अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये पूरी तरह से आर स्टेट, सॉरी टेंस स्टेट, डी स्टेट। तो अब देखिए ये तो हो गया स्टेप वाइज प्रोसेस है, एक एक करके टूटता है और उसी तरह एक एक करके डिटैच भी होता है, तो ये हो जाएगा टेंस स्टेट, डी स्टेट, और ये हो गया आर स्टेट। अब देखिए जब पिछले क्लास में कहा था, जब हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ गैसेस होते हैं, इसके क्लास में बताया जैसे ये एल्वेलाई है, इसमें PO2 104 mm Hg है और PCO2 40 mm Hg 40, और इसके बाहर इसके चारों तरफ से जो ब्लड कैपिलरी है, ये कैपिलरी, इसमें PO2 का था 40 और PCO2 का था 46 mm of H, 46 mm of H। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि exchange of gases occurs due to the difference in the partial pressure in the two medium। तो अगर यहाँ partial pressure ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ऑक्सीजन will diffuse into the blood, ये ब्लड में डिफ्यूज करेगा, और ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ये डिफ्यूज करेगा एल्वेओलाई। तो जितना ज्यादा डिफरेंसेस रहेगा एक्सचेंज उतना ज्यादा। अब एक डाटा है, डाटा ये है कि जब पार्शियल प्रेशर 104 mm Hg है तो हीमोग्लोबिन is 100% saturated with oxygen। हालांकि 100% सैचुरेशन तो नहीं होता है, बिकॉज जब हार्ट से जब लंग से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग से बाहर आएगा तो इस बीच में कुछ ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया जाता है बाय द टिश्यूज ऑफ द लंग्स, ट्रैकिया एटसेट्रा। तो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ ऑक्सीजन उसका खर्च हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसमें एनसीईआरटी में भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
in the circulating blood or the blood in the peripheral circulation is just 95 to 96 ml/h. तो 100% सैचुरेशन तो होता नहीं है, बिकॉज तुरंत यूटिलाइजेशन भी हो जाता है ऑक्सीजन, लेकिन मान लें जैसे 100% और जब P40 और अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करें, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एसोसिएट्स विद 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना से एसोसिएट होगा 1.34 ml ऑक्सीजन। तो हम लोग जानते हैं कि the amount of hemoglobin is about 12 to 15 gram per 100 ml. Adult male में लगभग 15 ग्राम पर 100 ml। तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि what will be the total amount of oxygen which is transported in the oxygenated blood in about 100 ml blood, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन रखेगा? आसान है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अटैच करता है 1.34 ml ऑक्सीजन को। तो अगर इसको 15 ग्राम कहा जाए तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्राम होगा 1.1 ml। तो हम लोग कह सकते हैं transports about 20 ml oxygen, 20 ml oxygen transport। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब ये पास करता है थ्रू द टिश्यू, मान लीजिए ये टिश्यू से पास कर रहा है, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अभी हम लोगों ने कहा 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कितना है 20 ml ऑक्सीजन। जब ये टिश्यू से पास करेगा, ऑर्गन से पास करेगा, तो इट विल रिलीज अबाउट 25% ऑक्सीजन टू द टिश्यू। यानी यहाँ से 25% ऑक्सीजन चलाया टिश्यू, 25% ऑक्सीजन टिश्यू। तो अब ये ब्लड आगे रुक गया, ऑर्गन से आगे जाएगा, इसमें ऑक्सीजन कितना होगा 75%। जब 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप किया या पेरिफेरल सर्कुलेशन में, तो वो जहाँ से भी गुजरेगा वो 25% ऑक्सीजन उस टिश्यू या लंग्स में सप्लाई कर देगा। तो 25% जैसे ही वो सप्लाई करेगा, नाउ इट विल बिकम डीऑक्सीजन। अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो 25% रिलीज कर दिया और डीऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन बचा 75%। 30% रिलीज किया था 75%। अगर हम लोग अमाउंट के बेसिस में देखें तो 20 ml का 25% हो गया 5 ml। तो एक बार जब ये 100 ml ब्लड बॉडी में मूव करता है हार्ट से बाहर आता है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये 5 ml ऑक्सीजन देता है बॉडी के टिश्यू को। It provides 5 ml oxygen to the body tissues। और हम लोग जानते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट is the volume of blood which is supplied to the body parts by the heart in 1 minute। हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ेंगे भी कुछ पैचेस में। जैसे एक बार जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो in one ventricular systole about 70 ml blood is forced into the system। एक बार जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो 70 ml ब्लड पंप कर देगा एरोन। अब रेट ऑफ हार्ट बीट कितना है 70 से बाहर। तो अगर एक हार्ट बीट में 70 ml जाता है तो 70 से 72 हार्ट बीट में मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 to 72 मल्टीप्लाइड बाय 70 लगभग 5 मिनट। तो कार्डियक आउटपुट इज अबाउट 5 मिनट। It is the volume of blood which is supplied to the whole body by the heart in 1 minute। तो
कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, अब 100 ml 5 ml ऑक्सीजन दिया है बॉडी, और 1 मिनट में पूछा जाए कितना ऑक्सीजन मिलेगा, आसान हो गया। 1 मिनट में 100 ml 5 ml ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो 1 मिनट में 5000 ml कितना रिलीज करेगा, 250 ml। तो about 250 ml of oxygen is supplied the whole body by the blood in 1 minute। यानी हम लोग जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, हम लोग जब मेटाबॉलिक रेट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो हम लोगों के शरीर को 250 ml ऑक्सीजन मिलता है 1 मिनट, 250। अब अगर इमरजेंसी होगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, तो 250 नहीं होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो एक पर्सन इमरजेंसी को फेस करेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 250। अब इसी पे हम लोग का डाटा फिर से रिपीट कर, जब ऑक्सीजनेटेड है तो 100% सैचुरेशन है और पार्शियल प्रेशर है 104 ऑक्सीजन, और जब डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो इसमें सैचुरेशन है 75% और पार्शियल प्रेशर है 40। बताएं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 40 एंड PCO2 46। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 104 और डीऑक्सीजनेटेड में 40। जब 104 है तो 100% सैचुरेटेड, जब पार्शियल प्रेशर 40 है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो वो 75% सैचुरेटेड। तो हम लोग ये जो टर्म सुनते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो हम लोगों को शायद इसमें भ्रम भी होता है कि डीऑक्सीजनेटेड कह दिया तो इसका मतलब है बिल्कुल ऑक्सीजन, ऐसा नहीं। डिफरेंस है सिर्फ 25%, या अगर 5 ml और 100 ml ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन का डिफरेंस है, इतना ही में वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड। वो अब इससे रिलेटेड एक डिसोसिएशन कर्व है जिसको O2 डिसोसिएशन कर्व है। डिसोसिएशन कर्व देखिए, ये ग्राफ है, एनसीईआरटी में भी है, और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो एनसीईआरटी का ग्राफ आपको एकदम बिल्कुल क्लियर है, अभी देख लीजिएगा तो क्लियर होगा। देखिए आप ये ग्राफ बना रहे हैं, ये तो बना दिए, इधर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन इन mm of kg, और इस तरफ रहता है परसेंटेज सैचुरेशन, percentage saturation of hemoglobin, saturation of hemoglobin with HbO with oxygen, with oxygen। अब इसका ग्रेडेशन करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110, 100। और इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी है 10, 20, 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, this one 60, 70, 80, 90, 100, so और 150। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अभी जो डाटा दिया है उस डाटा के हिसाब से जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 40 है दिस वन, तो सैचुरेशन है 75%। यहाँ पे देखिए 75%, 75, 70-80 बीच में 75, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 40।
normal condition, yani whenever the PO2 is 40 mmHg, the hemoglobin is 75% saturated with oxygen. Okay. अब यहाँ पे 100 तो नहीं होता है, अभी पूरा सैचुरेशन पॉसिबल है, ये मान के 98 और 90 मैक्सिमम सैचुरेशन। तो अगर वो डिसोसिएशन कर्व आप देखिएगा, वो जो डिसोसिएशन कर्व, तो ये ऐसा बनता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी जब 40% पार्शियल प्रेशर 40 है, तो हिमोग्लोबिन 75% है सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ये नॉर्मल ग्राफ फोटो डिसोसिएशन कर्व है। अब एक टर्म आता है P50। तो P50 कहा जाता है, उसमें लिखा भी डेफिनेशन, P50 is the partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen। यानी पार्शियल प्रेशर अगर मान के P50 कहते हैं, P50, तो it is the partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen। तो आप P50 देखिए, 50% सैचुरेशन कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये तो 75% सैचुरेटेड हो गया और 50% सैचुरेशन यहाँ, तो पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करके तो देखिएगा ये लगभग 25 के लगभग आएगा, 25 तो इस ग्राफ में जो P50 है उसका वैल्यू हो गया 25 mmHg। ये इसका वैल्यू 50% सैचुरेटेड है और पार्शियल प्रेशर देखिएगा 25 है, इससे करके अब इस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि O2 डिसोसिएशन कर्व को अगर हम लोग लेफ्ट राइट की ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या, एक मिनट ब्रेक ले रहे हैं।